वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। अमरीका को भी समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अमन हो और सियासी हल तलाश किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी कोशिशें कामयाब होंगी, क्योंकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने मजीद 13 अजला पर कब्जा भी कर लिया है, जिससे तालिबान के कब्जे में आने वाले अजला की तादाद अब 110 हो गई है। दूसरी तरफ सिफारती मिशन की हिफाजत के लिए 1000 अमरीकी अफगानिस्तान में मौजूद रहने पर भी तालिबान ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और अफगान तालिबान का यह कहना है कि तमाम गैर मुल्की अफवाज ने मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से अगर इनखला मुकम्मल ना किया तो रद्द-ए-अमल देंगे। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जैगम खान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ अतर काज़मी और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। हमारा सवाल आज का पहला यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो कि इंतहाई पेचीदा है, अमरीका को भी समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। वजीर आजम इमरान खान ये कह रहे हैं, आखिर अफगानिस्तान में आगे क्या होने जा रहा है? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आज से तकरीबन 1.5 साल या पौने 2 साल पहले, पिछले साल जनवरी में जब ये माहिदा वगैरह हुआ और उससे पहले जब इन्होंने नेगोशिएट करना शुरू किया अमेरिकन ने तालिबान के साथ, तो जिस किस्म का मुआहदा वो करना चाह रहे थे उससे वाज़ेह था कि उनको पता है कि उन्हें आगे क्या करना है, और वो यही था कि वो एक सेफ पैसेज चाहते हैं। तालिबान इस चीज की एश्योरिटी और गारंटी दें कि उनको छिड़ा नहीं जाएगा जबकि वो विड्रॉ कर रहे होंगे, उनके ऊपर उस वक्त हमले नहीं होंगे, सेफली या तसल्ली से अपना सब कुछ लेकर निकल जाएंगे और तालिबान फिर उसके बाद जो उनका जी चाहे करते रहें। अगर अमेरिका इंटरेस्टेड होता वहां पर लाने के लिए तो अशरफ गनी तो उनके रहमो करम पे था, उन्होंने उसको बैठाया हुआ था। भारत उनका अपना इत्तेहादी था, वो उनको कह सकते थे कि बजाय इसके कि आप यहाँ पे स्पॉइलर का रोल अदा करें या आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करवाएं, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। जिससे ये नजर आता था कि अमेरिका की अब आइंदा जो सोच है वो यही है कि हम यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद ये लड़े मरे जो कुछ भी हो, एक इनस्टेबल किस्म का अगर अफगानिस्तान हो तो उनको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उनको शायद फायदा होगा कि जो चाइना यहाँ पे या रशिया यहाँ पे फायदा उठा सकता है इस खित्ते में, या सीपैक के जरिए वो अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ये चीजें नहीं होंगी। सीपैक अपनी पूरी पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकेगा और ये सिर्फ एक चाइना के इस्तेमाल के लिए जगह रह जाएगी। लिहाजा उनको ये चीजें सूट करती हैं। फिर अगर अफगानिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज्ड है तो उसके मिनरल रिसोर्सेज जिसमें चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको वो फायदा नहीं ले सकेगा। तो उन्होंने ईरान तक की रसाई, इनकी सब ये चीजें जो है सोच समझ के की हैं। मेरा अपना अंदाजा है कि वो कोई ऐसे नहीं कि आज उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या करना है। अगर वो यहाँ पे बेसिस भी मांग रहे थे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगानिस्तान को कोई जाके वहां पे कुछ करना चाहते थे, उसके लिए उनको जरूरत थी। वो वहां पे इतने बड़े बगराम बेस ये वो 20 साल बैठे रहे तो तब भी कुछ हुआ, तो अब यहाँ पाकिस्तान से एक आध बेस लेके उन्होंने क्या करना था। ये यहाँ पे अगर वो रहते तो दर हकीकत यहाँ पे इंटेलिजेंस सेटअप है जो उन्होंने रन करना है, और यहाँ पे जो उनकी एम्बेसी या उनके कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं उनमें सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने लोग भर्ती करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा सेटअप है, वो जो कुछ भी होता पाकिस्तान के खिलाफ होता। तो इन हालात में अमरीकी जबकि इंटरेस्टेड नहीं थे कि यहाँ स्टेबिलिटी आए, तो स्टेबिलिटी जरूरत है अफगानिस्तान के अंदर। जितनी भी स्टेबिलिटी है, जो कुछ भी हम सेटअप चाहते हैं पुरअमन और जिसके रेट हो पूरे अफगानिस्तान पे, वो रशिया की जरूरत है, चाइना की, पाकिस्तान और ईरान की जरूरत है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि वो यहां से निकलने के बाद आपके कंधों पे ऊपर ये मुसीबत डाल गए कि आप जाने और आपका काम जाने। तो इन हालात में पाकिस्तान को जरूरत होगी कि वो खित्ते के मुल्कों के साथ मिलकर कदम उठाए, बजाय इसके कि ये जो हम सोलो काम करते रहे हैं कि तालिबान के साथ बातचीत कराओ, ये करो वो करो। ये थानेदारी खत्म करके अब हमें रशिया को आगे लगाना चाहिए और मिलके यहाँ पे खित्ते में स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पे तालिबान की सबको मदद करनी पड़ती है तो बिल्कुल, अगर पहले उनको वार्निंग दी जाए कि भाई आप इतने अरसे में अपनी बातचीत करके अगर मामला सीधा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम सोल्यूशन लेके आएंगे और फिर खित्ते के मुल्क आके तो वहां स्टेबिलिटी कायम करें। जितने भी ये
नॉन स्टेट एक्टर्स और जो इस तरह की ये मलेशिया वगैरह भारत और ये उनको तैयार कर रहे हैं, फिर उनको खत्म करना होगा ताकि ये खिता जो है ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो सके। तो मैं समझता हूं कि ये रीजनल इशू बन चुका है। अमेरिका इनके कंधों पे मुसीबत डाल के खुद निकल गया है और उसको पता है कि आप ये भुगतेंगे सारे, तो इसमें अब रीजनल कंट्रीज को आगे बढ़ना होगा। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैगम खान साहब, जैसा कि जनरल साहब भी कह रहे हैं कि अमेरिका खुद ही नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी आए, इंस्टेबिलिटी वो चाहता है, तो फिर अमेरिका की कंफ्यूजन तो फिर सिर्फ दिखावा हुआ है। ऐसे में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आगे क्या होगा? मैं समझता हूँ गुज़श्ता कुछ 1.5 साल में जब से कतर में अमेरिका ने मुआहदा किया तालिबान से, उसके बाद से तो क्लियरली अमेरिका प्रेशर डाल रहा था अफ़गान हुकूमत पर कि वो तालिबान से किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग करे, उससे बात करे, और बड़े वाज़ेह तौर पर जो अफ़गान हुकूमत है वो अमेरिका के प्रेशर को भी रेजिस्ट कर रही थी। और कतर मुआहदे को पहले उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो नहीं हुआ, अमेरिका ने और तालिबान ने मुआहदा किया है तो हम तो इसके सिग्नेटरी नहीं है। मिसाल के तौर पे उन्होंने तालिबान के 5000 कैदी छोड़ने से इनकार किया, रेजिस्ट किया, तो काफ़ी उन्होंने टांगें खींची और बड़ी क्लियरली इनके दरमियान में इख्तलाफ खुलकर भी सामने आए। ये तो अभी 1.5 साल की बात। इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई मौके ऐसे थे जबकि अफ़गान हुकूमत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से तालिबान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग कर सकती थी, लेकिन वो मौके भी अफ़गान हुकूमत ने गंवाए। मिसाल के तौर पे मरी प्रोसेस देखिए जिसमें पाकिस्तान ने तालिबान को साथ बिठा दिया था अफ़गान हुकूमत के, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने ख़ुद से तालिबान लीडर की जो मौत थी उसको बाहर करके उस ख़बर को लीक करके ख़ुद उस प्रोसेस को फिर से ख़राब किया। मैं समझता हूँ इसके पीछे जो अहम तरीन बात है वो है अफ़गानिस्तान की वॉर इकानमी। देखिए अफ़गानिस्तान को मगरिब से $7 बिलियन डायरेक्ट हुकूमत को मिल रहे थे, इसके अलावा भी खैर सैकड़ों अरब रुपए तो और भी खर्च हो रहे थे, लेकिन $7 बिलियन ऐसे थे जो हुकूमत को मिल रहे थे और पूरा हुकूमत का कारोबार, रियासत का कारोबार उन पैसों से चल रहा था। बामुश्किल 10% वसाइल ऐसे थे जो अफ़गानिस्तान के अपने थे, 90% बाहर से आ रहे थे और ये वसाइल उसी शर्त पर, उसी सूरत में ही आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो कि एक स्टेलमेटेड सिविल वार थी। लेकिन अफ़गान हुकूमत ये कह रही थी कि ये बाहर से हम पर नाफिज की गई एक जंग है और ये दहशत गर्दी है। तो ये जैसे ही ये मामला अगर फामो तफहीम से तय होता तो ये पैसे तो ख़त्म हो जाते। अभी भी ये कम हो के 4.5 अरब हो गए हैं और आगे ये ख़त्म हो जाएंगे, तो पूरी वॉर इकानमी जो हो रही उनकी लिपट जाती। और अफ़गान हुकूमत ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि मईशत को उस्तवार करे, खड़ा करे। अमेरिका ने कुछ ऐसी मदद नहीं की कि अफ़गान माशी तौर पर आज़ाद हो। तो मुझे लगता है पहले ये भी बात है, और तालिबान भी, ज़ाहिर तालिबान की अपनी वार इकानमी है, $1.5 बिलियन वो खुद टैक्सेस से ले रहे हैं आवाम से, और इस वक्त वो इतनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि उनको वारे नहीं खाता कि जिस वक्त वो फतूहात कर रहे हैं और कोई स्टेलमेट नहीं है तो वो मेज़ पर क्यों आएंगे। वो तो तब आएंगे कि जितनी आसानी के साथ वो फतूहात कर सकते हैं इंतहाई ताकत की पोजीशन के साथ, फिर वो उनके साथ बैठे। जनरल साहब की एक बात से मुझे पूरा इत्तफाक है कि रीजन पूरे का इंटरेस्ट इसमें है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें है और रीजन को मिलकर इकट्ठा होकर इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। ठीक हो गया। जुनैरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में क्या अफगानिस्तान एक नई जंग या खाना जंगी हम कह लें के दहाने पर खड़ा है? वहाँ पे अमन आया कब था जो उनको खाना जंगी का खौफ हो या डर हो? इट इज़ लाइक आस्किंग कश्मीरी पीपल या पैलेस्टीनियन पीपल के जी मजीद जंग होने वाली है, तो वो कहेंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे थे उससे ज़्यादा मजीद क्या होगा। सो सिचुएशन बड़ी क्लियर है। 9/11 जब हुआ था उस वक्त के इंटरनेशनल ऑर्डर में और अब के इंटरनेशनल ऑर्डर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। न्यू पावर सेंटर्स इमर्ज कर चुके हैं। वो जो एक कंसिस्टेंट यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका वाज द सोल सुपर पावर, नेटो उसके पीछे खड़ी हुई, चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी तो नेटो की भी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो इंटरेस्ट नहीं रहे दुनिया के डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो कि उस टाइम में थे। और उसकी एग्जाम्पल है ब्रेग्जिट आपके सामने कि अब उस अलाइनमेंट की, उस पॉलिटिकल और डिफेंस अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं रही, बरतानिया समझता है, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन ने मिलकर नेटो नाम की अफवाज बनाई थी। तो जब नए पावर सेंटर्स बनते हैं तो फिर आपकी नई स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम यहाँ बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं तो वो मुल्क जहाँ पे इतना बड़ा अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिनकी वॉर इकोनॉमी भी है, जिनके फाइनेंशियल टेस्ट भी डेवलप हो चुके हैं रीजन्स में, वो क्यों नहीं सोच रहे होंगे? सो अमेरिकन सिंपली
डिसाइडेड कि वो ये जंग हार चुके हैं, यहाँ से निकल जाना बेहतर है। ओबामा के दौर में भी वो पुल आउट करना चाहते थे, तब पेंटागन नहीं माना था। और अब क्योंकि चाइनीज़ थ्रेट और रशियन थ्रेट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आई है, तो ये उनकी मजबूरी है, वो एक वक्त में दो तरफ इतने रिसोर्सेज नहीं लगा सकते। अब एक डिफीटेड आर्मी के तौर पे जब अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, तो चाहे वहाँ तालिबान हुकूमत करें, इंट्रा अफगान डायलॉग कामयाब हो या ना हो, इट इज़ नॉट देयर बिजनेस, दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। वो तो चाहेंगे अच्छा है वहाँ पे ऐसी एकेडमिक डिबेट भी जनरेट करते रहें जिसमें कोई बड़ी फिलॉसफीज सामने आ जाए कि देखें जी हम यहाँ से निकले तो ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वहां से हार के निकले हैं, सिचुएशन मजीद खराब करके निकले हैं। और किसी दिन इस बात पे भी बात कर लेंगे कि क्या जेन्युइनली अमेरिकन फौजी वहां पे लड़ रहे थे या वो पैसे दे के प्रॉक्सीज को वहां पे लड़वाते थे। सो ये बहुत बड़ी बहस है। इसको समेटने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि तालिबान को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, इसलिए अब जो वो डिसीजंस लेंगे दुनिया को वो माननी पड़ेगी। अगर आपने उनके साथ डायलॉग किए हैं, आपने उनकी पावर एंड स्ट्रेंथ भी देख ली है, बैटलफील्ड में भी उनको देख लिया है, वंस यू आर आउट ऑफ देयर द गेम इज आउट ऑफ योर हैंड्स। तो वहां जो भी होता है ये अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है। पाकिस्तान भी एक हद तक ही अपना रोल प्ले कर सकता है। हाँ, वहां का पीस हमें सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन पीस हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन अफगानिस्तान। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल किस तरफ इशारा कर रही है, और अगर रशिया की हेल्प ले भी ली जाती है तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी अफगानिस्तान में? देखिए, मुझे तो लगता है कि अमेरिका जो है ना इस जंग से बोर हो चुका था, इसलिए वो इस खित्ते से निकल रहा है, और हो सकता है कि दुनिया के किसी और खित्ते में जो है वो वॉर जोन बनाए। अब आप देखें कि 20 साल के बाद जब अमेरिका जा रहा है, तो जिस तरह लूडो में हम खेलते 99 पे पहुंच के फिर जो है वो 0 पे आ जाते हैं, उसी तरह लग रहा है कि तालिबान जो अमेरिकी अफवाज का इनखला हो रहा है, तो आप देखें कि तालिबान का जो है वो कब्ज़ा इजला पे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर असल ताकत तालिबान ही है, क्योंकि जितनी भी वहाँ की अलाइड फोर्सेस भी हैं वो उनके सामने हथियार डालती चली जा रही, तो हमें असल जो मुज़ाकरात है वो तालिबान के साथ करने पड़ेंगे। और फिर देखना होगा कि वहाँ पे जब उनका अगर कब्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो पावर में आ जाते हैं, तो उन्हीं से बातचीत सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर इंतशार बढ़ता चला जाएगा। और अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी बढ़ती है, तो आप देखें कि वहाँ से जो अफ़गान माजरीन है वो फिर उनका रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। और अब जो आज से 40 साल पहले सूरत हाल थी, बहुत मुख्तलिफ है। उस वक्त जेनवन अफगान माजरीन थे, अब अगर अफगान माजरीन का इन्फ्लक्स पाकिस्तान की तरफ होता है, तो उसमें दाइश है, दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं, वो भी उनके रूप में पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो इस वक्त जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिल के कोशिशें कर रही है कि किसी न किसी तरह डायलॉग हो जाए, और इस डायलॉग में बिल्कुल सही मेरे पार्टिसिपेंट साथियों ने कहा कि इसको रीजनल होना चाहिए, इसको रशिया को भी शामिल करें, चाइना को भी शामिल करें, इसमें ईरान को भी शामिल करें, ताकि मिलजुल के वो इस इलाकाई जो प्रॉब्लम एक चल रही है उसका सलूशन निकाले। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में इंतशार रहेगा तो खित्ते में इंतशार रहेगा और तमाम ममालिक उसकी जद में आएंगे। ठीक है, अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में क्या होगा अफगानिस्तान का मुस्तकबिल? देखिए, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल टू बी ऑनेस्ट अगर आप अभी मौजूदा हालात देखें तो कोई इतना ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। अभी मुआहिदा भी हुआ था कतर के अंदर, अमेरिका तालिबान के साथ बैठा भी, लेकिन उसके बावजूद चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी एक वजह जो अभी अमेरिका जिस हालत में छोड़ के जा रहा है, एक वजह यह भी है कि अमेरिका इस खित्ते को पैगाम दे के जा रहा है कि जी आप लोग करते रहे, आप जो मर्जी करना है, और एक तरह से उसको किसी हद तक जिसे कह सकते हैं कि सैडिस्टिक प्लेयर भी मिलेगा कि पीछे अगर खाना जंगी होती है तो उससे नुकसान किसको होगा? उससे नुकसान पाकिस्तान को होगा, चाइना को होगा, इस खित्ते को होगा। तो अमेरिका एक तरह से मेरे ख्याल में उसको इसकी खुशी भी होगी अगर वहां पे हालात मजीद खराब हों। लेकिन अब आगे जाके इन चीजों को बेहतर किस तरह किया जा सकता है? जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की, ईरान के प्रेसिडेंट से भी बात की, उसके अलावा दीगर जो खित्ते के पार्टनर्स हैं उनसे भी बात हो रही है। तो जब तक सबको साथ नहीं मिलाया जाएगा तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है ना, उसमें एक बड़ा किरदार, आप तालिबान का तो हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी तालिबान ने अटैक कर दिया, तालिबान ने ये कर दिया, लेकिन जो वहां की हुकूमत है, इंतजामिया है, उनकी जो नाअहली है, उनकी जो तंग नजरी है, उसका बहुत बड़ा किरदार है। बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है जिनको ना बेसिक चीजों का पता है, ना सफारतकारी का पता है। कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, कभी वो किसी और के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। जब तक संजीदा क़यादत वहां पे संजीदगी से
इस चीज को नहीं देखेगी और मिल बैठ के इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, तब तक ये मसले का हल नहीं निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में क़यादत है, वहां की हुकूमत है, उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इस मसले का हल निकाल सकें, और इसका जो फॉल आउट होगा वो पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा और पूरे खित्ते का उससे नुकसान होगा। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। और हमारे तमाम एनालिस्ट का कमोबेश मानना यही है कि सबको साथ मिलाना होगा। अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है क्योंकि इसी से खित्ते का अमन भी जुड़ा है। नाजरीन, ब्रेक आएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मामला यह है कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की अदम शरकत के बायस शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी है। इब्तदा में APC की तारीख में 2 बार तौसी की गई थी, ताहम मौलाना फजलुर रहमान के पीपल्स पार्टी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक दूर नहीं हो सके हैं। पीपल्स पार्टी भी इस इज्तिमा में शिरकत के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है और शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि बाकी सियासी जमातों को भी उन्होंने आगाह कर दिया है। क्या आने वाले दिनों में अपोजिशन जमातें एक दूसरे के करीब आने के बजाय मजीद दूर चली जाएंगी? शहबाज शरीफ की अपोजिशन को जोड़ने में नाकामी से क्या हुकूमत को फायदा होगा? हमारा सवाल यह है कि मौलाना और बिलावल की हिचकिचाहट पर अपोजिशन की APC जो मंसूब शहबाज शरीफ की अपोजिशन को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिशें क्या नाकाम हो गई? जुनैरा, अगर इस प्रोग्राम की भी आप थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल लें और PDM की ट्रेजेक्टरी भी फॉलो कर लें, तो मेरा तो हमेशा से यही स्टांस रहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी भी अलाइन नहीं हो सकते। ऑर्गेनिकली इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दे आर ओशंस अपार्ट, पोल्स अपार्ट। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो थिंकिंग है, पावर ग्रैब की पॉलिटिक्स हैं, वो ना तो पावर शेयरिंग में बिलीव करते हैं और ना वो किसी कोएलिशन में बिलीव करते हैं। क्योंकि आप देख लें 2 ही बड़ी पार्टीज थी, वो किस तरह एक दूसरे को कोई ना कोई चीज एक प्लेट में रख के पेश कर देंगी। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा मोहरा है जो हमेशा से डबल गेम करते आए हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम सब ये कहते हैं कि वो इस सेटअप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सेटअप का हिस्सा हैं। उनके बेटे तो मौजूद हैं सेटअप में। उसके अलावा वो हर चैनल्स के साथ कम्युनिकेशन में भी हैं। फिर आप उनको आज सेटिस्फाई कर दें पीपल्स पार्टी के मामले पे, वो कोई और प्रॉब्लम निकाल लेंगे लेकिन PDM को इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो ये सब एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी बार बार ऐसी बात करती है जिसका उन्हें पहले ही पता होता है कि इस चीज पे सब इकट्ठे हो ही नहीं सकेंगे। जो एक पार्टी रह गई थी जिसका ये इंटरेस्ट था कि किसी ना किसी तरह पुल टुगेदर कर लें सारे, वी मस्ट होल्ड टुगेदर अगेंस्ट दिस पार्टी, वो नून लीग थी। लेकिन शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद आपने देखा है जहां मरियम होती हैं वहां शहबाज शरीफ नजर नहीं आते और जहां शहबाज शरीफ होते हैं वहां मरियम नजर नहीं आती। सो पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि आई थिंक दिस इज जस्ट सिंपल गुड लक फॉर दिस गवर्नमेंट कि उनको इस किस्म की तितर बितर हुई हुई ऑपोजिशन मिली है। तो ये अफसोस की बात है क्योंकि ऑपोजिशन का एक बड़ा रोल होता है। दे आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, ये बहुत एक पुश करते रहते हैं गवर्नमेंट्स को टू परफॉर्म बेटर एंड ऑल दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इन्होंने सबने अपना अपना सोचा है, सिर्फ इन्होंने मुल्क का नहीं सोचा। ठीक, अच्छा अतर, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ बिला वजह ही ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा से मिल जाए PDM के साथ? देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ की तो यकीनन ये कोशिश होगी कि जितनी ज्यादा पार्टीज उनके साथ होंगी तो उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। अब पर इशू ये रहा है कि अगर आप इस तहरीक को शुरू से देखें, किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए 2-3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक तो ये कि या तो ये लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हो, तो लोग इनके साथ मिलेंगे, अवाम इनके साथ मिलेगी, अवाम इनके पीछे खड़े हो जाएगी। दूसरा ये कि ये जितनी भी जमातें हैं ये किसी एक नजरिए के ऊपर इतने ज्यादा मुत्तफिक हों, इनकी इतनी स्ट्रांग उसके अंदर बिलीफ हो कि ये उस नजरिए के पीछे सारे खड़े हों। ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। तीसरी चीज इसमें यह है कि इनकी ये जो तहरीक है ये जाती मफादात की जंग है। जब जाती मफादात की जंग होती है तो वो मफादात फिर टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो हर कोई अपनी अपनी लाइन लेता है और यही वजह है कि आपको नजर आता है कि PDM कभी लेफ्ट, आधी PDM लेफ्ट जा रही है तो आधी PDM राइट जा रही है। दूसरी बात यह कि ये बार बार अपनी तहरीक को ना
बातों से, अपने पोस्चर से एकदम से उसको बिल्कुल ऊपर ले आते हैं, उसके अंदर हाइप क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि बस अब आर पार हो जाएगा, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं है, जिससे तहरीक को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो पहले तो ये इसी चीज में नाकाम रहे कि ये इसको किसी किस्म की तहरीक बना सकें, ना इनको अवाम में पजराई मिली, इसलिए कि ये अपने मुकदमात की बात करते रहे, अपने ऊपर होने वाले मुजालिम की बात करते रहे, अवाम को ये मैसेज ही नहीं मिला कि ये तहरीक या ये लोग अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इसी तहरीक के अंदर हर कोई अपनी अपनी गेम खेल रहा है। मौलाना साहब ने इस तहरीक को ना अपने बेटे की प्रैक्टिस के लिए बना दिया है कि मैं अपने बेटे की ट्रेनिंग करूं, वो जाए देखे कि किस तरह सियासत होती है। तो हर कोई अपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है। मरियम बीबी की ट्रेनिंग हो रही है, बिलावल साहब की ट्रेनिंग हो रही है। मौलाना ने कहा कि मेरा बेटा क्यों पीछे रह जाए, उसको भी डालो मैदान में, इसकी भी मैं ट्रेनिंग करूं। तो बेसिकली ये सब ट्रेनिंग हो रही है और शहबाज शरीफ साहब दिल में हसरत लिए बैठे हैं कि मैं कब वजीर आजम बनूंगा, और वो इन सब को इस वक्त जो है वो रुकावट देख रहे हैं और वो दूसरे चैनल्स को भी बड़े खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि फिलहाल शहबाज शरीफ साहब को कोई कामयाबी मिलेगी। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे इस मामले पर? आप देखें कि जब से पीडीएम बनी थी उसमें इख्तलाफात शुरू में थे लेकिन कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितने हमने प्रोग्राम्स भी यहाँ पे किए तो सब ने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये दो अपार्ट पोल्स हैं, ये साथ आ ही नहीं सकते, उनके ग्रीवेंसेस इतने ज़्यादा हैं। और आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद तमाम बातें सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद आपने देखा कि जरदारी साहब ने जिस तरह मीटिंग के अंदर कहा कि अगर नवाज शरीफ ने तहरीक चलानी है तो वो पाकिस्तान आके बैठे। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी तकलीफ उठाई हुई है, जरदारी साहब ने बड़ी जेल काटी है, तो वो ये नहीं चाहते कि भाई नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे रहे और वहाँ से बैठ के अपनी पार्टी को चलाते रहे। फिर उसके बाद आप देखें कि नून लीग के अंदर जो है वो अपनी इंतशार फैलना शुरू हो गया। एक शीन ग्रुप बना हुआ है शहबाज शरीफ की तरफ से, एक मरियम का ग्रुप है, और वाकई ये दोनों एक जगह पे मौजूद नहीं होते क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं मफामत की सियासत, जबकि मरियम और नवाज शरीफ जो है उनकी मज़ामत की सियासत है। और मज़ामत की जो सियासत है ना तो वो आवाम चाहती है, क्योंकि आवाम कभी भी पसंद नहीं करती कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगली उठाई जाए। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनके सेन कायदीन हैं वो भी नहीं चाहते कि इतनी ज़्यादा मज़ामत की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रह के सियासत करनी है। तो इस वजह से पीडीएम का जो है वो शराजा बिखर चुका है। अभी इसको दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की, अभी जिस तरह शहबाज शरीफ ने एपीसी बुलाई, लेकिन आप देखें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा नाला है। आपने अभी बयान भी देखा अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं और वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज जो मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल किए। तो इनका जो बहुत ज़्यादा आपस में इनकी कुर्बत थी वो अब दूरियों की तरफ चली गई है, और कोई भी इस वक्त जो काम एपीसी के लिए हो रहा है वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, मईशत के इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अवाम का असल मसला महंगाई था और इन लोगों ने कभी भी अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जिस तरह अतर ने कहा है, इन्होंने अपने जो मुकदमात हैं एनआरओ लेना, नैब के कवानीन में चेंजेस कर दें, आपस की लड़ाइयाँ इनकी, तो उससे अवाम तंग आ चुकी है। अवाम वही चाहती है कि अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाए तो वो बाहर निकले, और जब मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो अवाम को इनकी इतनी फिक्र नहीं, और ये अवाम को सड़कों पर नहीं ला सके, जिसकी वजह से इनका इत्तेहाद जो है वो नाकामी से दो चार हुआ। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैकम साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन एक दूसरे को ही अपोज कर रही है, ऐसे में टफ टाइम तो नहीं दे पाएगी ये हुकूमत को, तो क्या बेनिफिशियरी यकीनन लग तो यही रहा है कि हुकूमत ही है फिर? कैसी दिलचस्प बात आपने कही कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन की अपोजिशन बनी हुई है, और हुकूमत को तो पता ही है कि हुकूमत भी अपोजिशन की अपोजिशन बनी हुई है। देखिए, सब दोस्तों ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं पोल्स अपार्ट है, इकट्ठा होना उनके मुश्किल है, उनके मफादात अलग हैं, ये बातें हम करते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से वो 1 साल तक एक तहरीक में रहे। पहले पीपल्स पार्टी ने समझा कि उसके जो इंटरेस्ट हासिल करने थे वो पूरे हो गए, उसने छलांग लगा दी। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ भी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं चल सकती। देखिए, इस दरमियान में एक बहुत ही अहम बात हुई है, वो ये हुई है कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ये फ़ैसला किया एक मीटिंग में कि उन्होंने पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को टफ़ टाइम देना है, उसकी अपोजिशन करनी है, ताकि अपने लिए वो स्पेस पंजाब में बना सके। ये पीपल्स पार्टी का एक बाकायदा फ़ैसला है, इसलिए उसने अपना जो तोपों का रुख है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ कर लिया है। और आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा और जो उनके साथी हैं, उनका तो पहले ही फ़ैसला था कि पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं चल सकते।
अब अहम बात यह है कि इस वक्त तमाम तर पार्टियां तहरीकी मोड में नहीं है, बल्कि उनकी नज़र अगले इलेक्शन में है, और इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इकट्ठे नहीं हो सकते, उनके वोट मिक्स नहीं होते। अगर कोई इलेक्टोरल अलायंस बन सकता है तो वो उस तरह का बन सकता है जिस तरह की इस वक्त की पीडीएम है। ये कुछ पंजाब में तो खैर वैसे भी काफ़ी मजबूत है मुस्लिम लीग नवाज, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ये इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने तौर पर कुछ स्पेस लेने की कोशिश कर सकती है, हो सकता है वो भी कुछ दूसरी जमातों के साथ अलायंस बनाए और आगे को चले। ऐसा ही होता है जमहूरियत में, ठीक है, मतलब अवाम के मसलों पर तो हमने देख ही लिया, अभी बजट के इजलास में देख लिया कि हुकूमत का क्या रवैया था और अपोजिशन का क्या रवैया था। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, मौलाना और बिलावल की हिचकिचाहट पर अपोजिशन की जो एपीसी मनसूख कर दी गई है, शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की थी, तो आप समझते हैं कि ये कोशिश मज़ाहमत और मफाहमत के चक्कर में नाकाम हो गई? जी बिल्कुल, ये कोशिश अब कामयाबी की तरफ नहीं जा सकती। जैसे अभी जरन साहब भी बात कर रहे थे, मफादात तो बिल्कुल सबके अपने अपने थे, लेकिन तरीकाकार था कि अगर हुकूमत को हटा सकते हैं तो वो मिलके कर ले। लेकिन वो एक लंबा रास्ता था और फिर दरमियान में और चीजें निकलती आई, ये ज़मीनी इलेक्शन आ गए, सेनेट का किस्सा आ गया, उसमें इलेक्शन वगैरह आ गए, तो वो तो अपना अपना काम निकाल लिया इन्होंने। अब चीज ये है कि अगर ये हम ये कहें कि कोलिशन बनाना, उसमें ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। अगर क्यू लीग, जिसको उन्होंने कातिल लीग कहा था, उसको इन्होंने हिस्सा बना लिया, तो बाकियों को क्यों नहीं बना सकते? पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ गई। लगता यूं है कि सियासत में ईमान या इखलाकियात, इन चीजों का कोई अमल दखल होता नहीं है, क्योंकि अगर इनकी सारों की स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें तो किसी को ये सिक्योरिटी रिस्क कहते रहे हैं, किसी को ये गद्दार कहते रहे हैं कि जनाब जो मोदी का यार है वो गद्दार है। फिर जब जरूरत पड़ी तो पीडीएम में इकट्ठे बैठ गए और फिर कहा हा लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई हो गई, और पता नहीं क्या क्या बातें, और हम बिलावल इधर देखो हम भाई भाई हैं, ये है वो है। ये सारा कुछ जो है जाहिर करता है कि सिर्फ मौका परस्ती है। अगर जरूरत पड़ी तो जो बड़ी नामुमकिन से चीजें नजर आती हैं वो भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ईमान वाली बात तो है नहीं। लेकिन जो असल चीज जिसमें जो जहरम साहब ने बात की, वो बड़ी सही बात है कि पंजाब में अगर इन्होंने अपनी पोजीशन बनानी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में हो चुका है सफाया, तो वो तभी बन सकती है अगर ये टफ टाइम देते हैं और नून लीग को ये खिंचाई करते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो तब तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से मैदान वो बिल्कुल सज गया और एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। अब कोई कोशिश उनको इकट्ठा करने वाली कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, और यही वो वक्त है जब आप एक दूसरे पे डाल के अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी तमाम कोशिशें जो शहबाज शरीफ नाकाम हो गई। आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, जौहर टाउन धमाके के मामले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत फेटफ से शेयर कर दी हैं। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाए जा रहे हैं? ये सवाल पैदा होता है, और ये भी कि क्या बैरून मुल्क से मुलव्वस अनासिर की आलमी सतह पर निशानदही के लिए पाकिस्तान की तरफ से दुरुस्त समत का तयन किया है? जनरल साहब, देखिए, जो पहले हम जिस तरह करते रहे हैं वो तो दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि हमें एक बड़ा जबरदस्त डोजियर तैयार किया था, और इसमें जो शवाहिद थे वो बड़े सॉलिड किस्म के थे। बैंकों की डॉक्यूमेंट्स थी, रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स थी। इन सारी चीजों के बावजूद हमने ये किया कि उनको भेजा यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल को, और गालिबन P5 कंट्रीज के सफीर जो यहाँ पे उनको दे के, उसके बाद फिर हम सो गए, हमने दोबारा उसका नाम नहीं लिया। ये चीज इस तरह चलती नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि इंडिया का रोल अफगानिस्तान से जो वो कुछ कर रहा था पाकिस्तान में, ये अमेरिका को या दूसरे मुल्कों को पता नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है? सब बैठे थे वहां पे, वो देख रहे थे, लेकिन वो उसको नहीं कुछ कहना चाह रहे। तो आप भी अगर इस चीज को परसू नहीं करेंगे, कैंपेन के तौर पर लोगों के पीछे नहीं लगेंगे मुख्तलिफ मुल्कों के, तो उनके मुफाद में तो यही है कि हमने भारत को कुछ नहीं कहना। तो अब भी ये सिर्फ जाके अगर हमने पकड़ा दिया FATF में जाके डोजियर या कोई चीज, तो वो वहां पे कुछ नहीं करेगी जब तक कि हम वहां पे अपने दोस्त मुल्कों को कुछ को तैयार करके कैंपेन नहीं वहां लॉन्च करेंगे। उसमें
जो हमारे ट्रेडिशनल दोस्त मुल्क हैं, चाइना, टर्की वगैरह, मलेशिया, हम उनको मोबिलाइज करें और खुद मिलके तो इसके लिए हर फोरम पे जाके बात करें, तब शायद ये मामला कुछ आगे चले, वरना नहीं चलेगा। ठीक, ज़ैगम साहब, वो फैटफ जिस पर हम खुद ही सवाल उठाते हैं कि क्या ये सियासी है या तकनीकी, वहाँ पर इस तरह का जो हमने मामला उठाया है, क्या लगता है कि सुनवाई होगी हमारी? ऐसा सवाल तो ज़रूर उठाते हैं उस पर और उसके मोटिव्स पर, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो उसको तस्लीम करते हैं, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। और उसके सामने हमने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए भी पेश किया हुआ है, अपनी वजाहतें भी दे रहे हैं, जो उन्होंने हकामात दिए हैं उस पर भी अमल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे फ़ोरम को जहाँ पे हम खुद जिसके कटहरे में खड़े हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे सबूत आते हैं तो जिसमें हम उन लोगों को कटहरे में ला सकते हैं जो इस वक्त हमारे जज बने हुए हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल फाटक में भी ले जाना चाहिए और दूसरे फोरम्स में भी जहाँ जहाँ हम ले जा सकते हैं ले जाना चाहिए। अब मैं जनरल साहब से इत्तफाक करता हूँ और एक कदम और जाऊँगा। मैं समझता हूँ इस बारे में जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो बहुत डिफेंसिव रही है। अभी आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर का जो इंटरव्यू उन्होंने दिया वो शोराए आफाक अफ़गान जर्नलिस्ट को, आप उसको देखिए। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा अफ़गान जर्नलिस्ट से भाई 1947 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान की कौन सी एक इंसर्जेंसी थी जिसके ठिकाने अफ़गानिस्तान में नहीं थे। उनसे ये नहीं कहा कि भाई इस वक्त जो पाकिस्तान के इंसर्जेंट है, बलोच इंसर्जेंट्स भी आपके पास बैठे हुए हैं और तहरीक तालिबान भी आपके पास बैठी हुई है, सब लोगों को आप पंप कर रहे हैं, सबको आप मदद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत ही डिफेंसिव अपनी सफाइयाँ पेश करता रहता है, सबूत नहीं लाता है, दुनिया को नहीं दिखाता है। भारत की जो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है वो कोई ढकी छुपी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि सबूत लाए। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को अच्छी बात है और एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। जुनैरा, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जनरल अमजद ने डोजियर की बात की है, जितना स्ट्रॉन्ग वो डॉक्यूमेंट था उतनी स्ट्रॉन्ग अगर कम्युनिकेशन होती तो अभी तक कम से कम ये हो चुका होता कि हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए और हम पे फैसले करने के लिए जो मुल्क हैं उनमें इंडिया का नाम ना होता। आप कुछ ना करते, कम से कम इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे जाके आइडेंटिफिकेशन करते उन फोरम्स पे इन चीज़ों की कि वो कहते हैं ठीक है हम इंडिया को भी नहीं लाते ग्रे लिस्ट में, हम नहीं चाहते कि अभी इंडिया के खिलाफ कोई कैंपेन स्टार्ट करें, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके साथ, बट एटलीस्ट इंडिया शुड नॉट बी जजिंग पाकिस्तान बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि एक तरफ वो खुद इन चीज़ों में मुलविस हैं और दूसरी तरफ वो हमें जज भी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जितनी मर्जी एविडेंसेस की आप एक फाइल इकट्ठी कर दें, जब तक वो सही जगहों पे नहीं पहुंचेंगी और उनका फॉलो अप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट फॉलो अप जब तक रिजल्ट्स ना आ जाएं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आप जितने मर्जी सच्चे हों, क्योंकि दुनिया सच को नहीं देखती, उनकी अपनी रियलिटी और अपने इंटरेस्ट होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमें इतना बढ़ बढ़ के बयानात देने के बजाय खामोशी से काम करने चाहिए। हमारे वज़ीर ख़ारजा की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और हमारे वज़ीर आज़म की भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उनकी अपनी जगह बहुत इमोशनल वैल्यू होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है उस पाइपलाइन में घुसें जिस टनल में, वो बड़ी नैरो टनल होती है जिसमें जाके आप असल लोगों को कन्विंस करते हैं, अपने रास्ते पे लेके आते हैं, उसको ऑपरेटिव करें, बड़े बड़े बयानात से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अतर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि अभी रिसेंट दिनों में हमें नजर आ रहा है कि जो सियासी हमारी क़यादत है, जो हमारी हुकूमत है, वो भी इस मसले को उठा रही है। लेकिन अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे चले जाएं, यहाँ पे जो सियासी क़यादत रही है उसने इस मसले को ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें उस पर हमसे ना पूछें, बस वो इदारे जाने, उनका काम जाने। क्या हमने देखा कि माजी में किसी वज़ीर आज़म ने, किसी वज़ीर ख़ारजा ने, किसी वज़ीर दिफा ने इस तरीके से बैठ के इन लोगों के हवाले से बातें की हों कि इसमें भारत मुलविस है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है? वो तो जहां पे भी तासुर देते थे वो ये तासुर देने की कोशिश करते थे कि जी हम उनसे टोटल अलग हैं और वो जो बाकी जो चीजें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड वो फौज कर रही है, हमारे इदारे कर रहे हैं। उल्टा वो अपने इदारों के ऊपर इल्जामात लगाते थे। इसी मुल्क में डॉन लीक्स भी हुई, इसी मुल्क के अंदर खलबोशन पकड़ा गया तो हमारे वज़ीर आज़म ने उसका नाम तक नहीं लिया। तो ये वो चीजें हैं जो इतने अरसे से चल रही हैं।
अब ये हुकूमत कैच अप प्ले कर रही है, इसलिए कि सफारती सतह के ऊपर ओवरनाइट चीजें नहीं हो जाती, साल लगते हैं, आपको लॉबिंग करनी पड़ती है। जब से सीपैक का मामला शुरू हुआ था तब से भारत ने ये सारा सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिछले 10-15 साल से कितनी तो उन्होंने फेक वेबसाइट्स बना दी, फेक खबरें वो चला रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारे यहाँ सियासी विल की कमी रही जिसकी वजह से ये सूरत-ए-हाल है। ठीक हो गया। नसीम साहब आप क्या कहेंगे? शाइस्ता देखें, ये कल बड़ी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, आपने देखा कि वहाँ पे बताया गया, तमाम चीज़ों को दिखाया भी गया और क्लियर कट भारत का हाथ इसमें नज़र आता है। जो लाहौर जॉर्ज टाउन में धमाका हुआ था, तो फेटफ को जो भी सबूत दिए जा रहे हैं, जिस तरह पार्टिसिपेंट साथियों ने कहा, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा शोर होगा दुनिया में करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में आप देखें, उड़ी ले लें, आप बालाकोट ले लें, ये ड्रोन अटैक की जो झूठी स्टोरीज़ हैं उसको वो किस तरह दुनिया के सामने लेके आते हैं कि जिस तरह के वो सच्ची है। और जो पाकिस्तान के पास सच जमा हुआ है, इस तरह के सबूत है, वो दुनिया के पेश करने चाहिए। और बिल्कुल हमारे जो इत्तेहादी ममालिक है, चाइना है, टर्की है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनके ज़रिए इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए और आलमी ताकतों को बताना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर होनी चाहिए कि जो भारत कर रहा है। और दूसरा फेटफ में वो एक जज बन के भी बैठा हुआ है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी के तमाम मामलात के साथ कड़ियाँ जो है वो भारत में जाके मिलती हैं। तो ये आलमी ताकतों को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रॉपर लॉबिंग भी होनी चाहिए और हर फोरम पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। ये तमाम एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।